Hello everyone, once again welcome back to the Netset YouTube channel. I hope you are doing well. दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। और यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का टोटल जो 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट से ही हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे। और बिफोर द एग्जामिनेशन आप लोग का अगस्त में, ठीक है, अगस्त में आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो अगस्त की पहले दोस्तों, अगस्त में 12 तारीख से शायद है, ठीक है। तो 12 तारीख से पहले ही हम लोग 10 यूनिट्स जो है ख़त्म कर देंगे, ठीक है। यानी पूरा 10 यूनिट्स का ही MCQs देख लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट से हम लोग देखेंगे आज का इस सेशन, ठीक है। और यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों जियोमॉर्फोलॉजी से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। UGC नेट के अपकमिंग जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कह सकते हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं UGC नेट के जून 2022 सेशन के लिए। ओके, तो दोस्तों आज की सेशन जो है शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर जो हम लोग का जो वेबसाइट है geomorphology.com, ये वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए क्योंकि अभी जो है मॉक टेस्ट मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वर्ड आर रिलेटिव फीचर्स रिफर्स टू। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का जो UGC नेट की एग्जाम में पिछले बार दिसंबर 2020 एंड जून 2021 ये जो मार्च साइकिल एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है। इस साइकिल में दोस्तों इस एग्जाम में इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, रिलीफ फीचर से कि कौन सा ऑर्डर का है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स पूछा गया है, कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटूज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस बेसिन्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स। जो फर्स्ट वाटर रिलीफ फीचर्स है ये कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स होता है, ठीक है। देन आपका सेकेंड भी है, ठीक है, सेकेंड वाटर रिलीफ फीचर्स है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर में आ जाएगा आपका माउंटेन, प्लेटू वगैरह, फॉल्स, प्लेन, वैलीज, ये सब आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर में, ठीक है। और थर्ड ऑर्डर जो होता है दोस्तों, थर्ड ऑर्डर में डिफरेंट जो इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है, जैसे कि आपका रिवर का है, ठीक है, और ग्लासियल वर्क है, ठीक है, ग्लासियर है, देन विंड, ठीक है। ये सब जो आपका इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होता है वो थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स में आता है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स में आता है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस बेसिन्स। देन सेकेंड वाटर रिलीफ फीचर्स में देखिए माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, देन माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, फॉल्स एंड रिफ्ट वैलीज। देन देखिए थर्ड वाटर रिलीफ फीचर्स में देखिए लैंडफॉर्म्स ऑफ रनिंग वाटर, देन ग्राउंड वाटर, सी वेव्स, विंड, ग्लासियल वार, etc। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका का ही एक क्वेश्चंस जो है पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा गया था। देखिए शार्क्स आर लैंडफॉर्म ऑफ, ये दिसंबर 2020 एंड जून 2021 वाला मार्च में जो साइकिल था, ठीक है, एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें ये पूछा गया था शार्क्स आर लैंडफॉर्म ऑफ। देखिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर। तो कौन सी ऑर्डर का जो है ये लैंडफॉर्म्स बन रहा है, देखिए कौन सी ऑर्डर का आ जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़े कि जो थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स है तो ये इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होता है, ठीक है, बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए ये जो शार्क्स है दोस्तों, शार्क क्या है, शार्क आपका ग्लासियल इरोजनल लैंडफॉर्म है, ठीक है, ग्लासियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑर्डर, ठीक है, थर्ड ऑर्डर। याद रखिएगा, कॉपी में जरूर लिखे, ठीक है, यहाँ से क्योंकि क्वेश्चंस पूछा गया है पहले भी, अभी भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है UGC नेट के एग्जाम के लिए। सो यहाँ पर देखिए शार्क्स का डिफरेंट नेम भी है, ठीक है, डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम है, ठीक है। जैसे कि शार्क फ्रेंच में बोला जाता है, ठीक है। देन कॉरी स्कॉटलैंड में, CWM देखिए वेल्स में बोला जाता है, बोटन या बोट कह सकते हैं, बोट देन नॉर्वे में, ठीक है, या बोन भी कह सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिए एक बार।
और ये देखिए कार, ये जर्मनी में बोला जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नेम भी है सार्क का। और सार्क देखिए, सार्क क्या है, तो सार्क जैसे कि मैंने बताया कि ये थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स है, ठीक है। एक थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म के अंदर आता है ये, और ये आपका ग्लासियल इरोजनल लैंडफॉर्म होता है, ठीक है। इरोजनल नॉट डिपोजिशनल, याद रखिएगा आप लोग जरूर कॉपी में आप लोग लिस्ट डाउन कर लीजिए रिवर की डिपोजिशनल एंड इरोजनल लैंडफॉर्म्स। देन इसके बाद आपका ग्लासियल वाला, ठीक है, इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कॉपी में ऐड कर लीजिए, ठीक है, एक लिस्ट डाउन कर लीजिए। देन विंड का ले लीजिए, देन सी जो आपका वेव है, कास्ट टोपोग्राफी है, ये मेजर जो इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स होता है, ठीक है, एजेंट्स है, उन सब का दोस्तों अलग अलग एक कॉपी में एक पेज में नोट डाउन कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप लोगों का ईजी हो सके सब कुछ। और यहाँ पर देखिए द डाउन स्लो मूवमेंट ऑफ ए ग्लासियर फ्रॉम इट्स स्नो कवर्ड वैली हेड एंड द इंटेंसिव shattering of the upland slopes tend to produce a depression where navy or fauna accumulates। यानी यहाँ पर ISS वगैरह accumulates होता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, हेड से देखिए डाउन स्लोप, यहाँ पर डाउन स्लोप मूवमेंट होता है, ठीक है, ये ग्लासियर का। तब क्या होता है, जब नीचे यहाँ पर आता है ना ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पर दोस्तों जो एक इंटेंसिव स्मैशिंग जो है सैटरिंग काम करता है, तो अपलैंड स्लोप में इधर, ठीक है। तब क्या करेगा, एक जो है डिप्रेशन क्रिएट होगा यहाँ पर, जैसे इधर इधर, ठीक है, एक बाउल शेप में या हॉर्सो शेप में एक बेसिन क्रिएट होगा जहाँ पर जो है नेवी और आपका जो फान वगैरह है यानी आइसेस की जो आपका पार्टिकल्स है या ब्लॉक है यहाँ पर एक्यूमुलेट्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेंड टू प्रोड्यूस ए डिप्रेशन वेयर नेवी और फान एक्यूमुलेट्स plaking and abrasion further deepen the depression into a steep horseshoe shaped basin called sark। तो यहाँ पर एक horseshoe shaped या बाउल शेप कह सकते हैं बेसिन क्रिएट होता है जहाँ जिसको दोस्तों सार्क बोला जाता है, और डिफरेंट जगह में डिफरेंट नेम है। तो यहाँ पर देखिए सार्क फ्रेंच में बोला जाता है, CWM वेल्स में, देन कोरी आपका स्कॉटलैंड, एंड यहाँ पर बूटे या बोन कह सकते हैं नॉर्वे में, एंड कार जो है जर्मनी में बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, द बेसाल्टिक ओशियन क्रस्ट हैज़ एन एवरेज डेंसिटी ऑफ। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, बेसिकली ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट का यहाँ पर डेंसिटी पूछा गया है। तो डेंसिटी देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या है, 2.63 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखिए फर्स्ट 2.65 है, देन 2.75 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, देन 2.90 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, देन 3। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूँ ओशियनिक क्रस्ट का जो एवरेज डेंसिटी होता है ये है आपका 2.90 यानी 2.9 कह सकते हैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रस्ट का, देन मेंटल का, देन कोर का, तो डिफरेंट मैंने यहाँ पर आपका एवरेज डेंसिटी दिखाया हूँ यहाँ पर इस स्लाइड में, और इसके साथ आपका जो कॉम्पोजिशन जो है यानी फॉर्मिंग एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स को भी यहाँ पर ऐड किया गया है। तो देखिए फर्स्ट क्रस्ट जो है, क्रस्ट का देखिए कॉम्पोजिशन, फर्स्ट आपको कॉम्पोजिशन देखना होगा, देन उसके बाद आप लोग एवरेज डेंसिटी देखिए। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है आपका सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बना हुआ है, ठीक है। तो क्रस्ट दो प्रकार का होता है, कॉन्टिनेंटल, एक आपका ओशियानिक, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो थोड़ा सा हल्का एलिमेंट से यानी लाइटर एलिमेंट से बना हुआ है, जैसे कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम। देन ओशियानिक क्रस्ट का कॉम्पोजिशन देखिए, सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये हेवी होगा, ठीक है, हेवियर एलिमेंट से बना हुआ है, देखिए सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पर तो कॉम्पोजिशन देख लिया हम लोग। देखिए इस बार एवरेज डेंसिटी देखिए, ओशियानिक क्रस्ट का डेंसिटी जो होता है दोस्तों 2.90 यानी 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, यहाँ पर तो ओशियानिक क्रस्ट पूछा गया है, अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो है डेंसिटी पूछ ले तो कितना होगा, 2.7 से लेकर 2.75,
ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और क्रस्ट का एवरेज डेंसिटी जो है दोस्तों 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए मेंटल का यहाँ पर कॉम्पोजिशन देखते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल में दोस्तों कॉम्पोजिशन जो होगा आपका क्रोफोसीमा यानी क्रोमियम, आयरन, सिलिका एंड मैग्नीशियम होता है, ठीक है। और यहाँ पर लोअर मेंटल में देखिए निफोसीमा यानी कि निकल, आयरन, सिलिका एंड मैग्नीशियम होता है, ठीक है, कॉम्पोजिशन में। देन आपका डेंसिटी देखिए, एवरेज डेंसिटी ऑफ अपर यानी आउटर मेंटल का अगर देखेंगे आप डेंसिटी, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा आज कंपेयर टू दी लोअर मेंटल। तो यहाँ पर देखिए 2.9 से लेकर 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आउटर मेंटल का है। देन इनर मेंटल का यानी लोअर मेंटल का एवरेज डेंसिटी देखिए 3.3 से लेके 5.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। देन कोर देखिए, कोर कंपोजिशन देखिए, यहाँ पर नीफे सबसे जो है हेवी मटेरियल यहाँ पर ही होता है, देखिए कोर में निकल एंड आयरन, ठीक है। देन एवरेज डेंसिटी यहाँ पर देखिए आउटर कोर में 9.9 से लेकर 12.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ लोअर यानी इनर कोर का दोस्तों यहाँ पर और भी हेवी होगा, 12.6 से लेके 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पर तीनों यहाँ पर एलिमेंट्स का यानी लेयर का यहाँ पर हमने आप लोगों के सामने कॉम्पोजिशन प्लस डेंसिटी दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखाया। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोगों का ज़रूर जो है आप लोगों को पता चल गया, आप लोग ज़रूर आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्लाइड का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन द। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कौन सी लेयर के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन दिया गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन देखिए अपर कोर एंड लोअर कोर दिया गया है। देन मेंटल एंड द कोर एंड क्रस्ट एंड द मेंटल एंड अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका मेंटल एंड द कोर। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए अपर कोर एंड लोअर कोर के बीच में आपका जो डिसकंटिन्यूटी आता है वो है लेमन, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, लेमन। देन मेंटल एंड द कोर यहाँ पर तो डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है, अपर लोअर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका सीधा जो क्वेश्चन है ये इसका है आंसर गुटेनबर्ग, ठीक है, गुटेनबर्ग हो जाएगा। देन अगर यहाँ पर रहता कि लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में कौन सा है, तभी यहाँ पर आपको गुटेनबर्ग ही आंसर लगाना होता है, ठीक है। देन क्रस्ट एंड मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा आता है, ये हो जाएगा मोहरोबेसिक जो होता है, ठीक है, मोहरोबेसिक डिसकंटिन्यूटी आता है। देन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, तो अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में जो आता है दोस्तों वो है रेपेटी, ठीक है, रेपेटी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कंप्लीट लिस्ट दिखाऊंगा आपको, देखिए यहाँ पर। सो देखिए कॉनराड फर्स्ट जो आपका डिसकंटिन्यूटी होता है बिटवीन दी आपका क्या कहेंगे अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो कॉन्टिन्यूटी आता है वो है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देन इसके बाद देखिए मोहो डिसकंटिन्यूटी, ये क्रस्ट अगर मेजर अगर देखें तो इसका ये जो है क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में होता है, लेकिन स्पेसिफिक अगर पूछ ले तो यहाँ पर हो जाएगा लोअर क्रस्ट, ठीक है, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी होता है, ठीक है। देन आपका देखिए रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी जो होता है दोस्तों यहाँ पर देखिए अपर आपका अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में आ जाएगा ये रेपेटी। यहाँ पर देखिए ये अपर मेंटल या लोअर मेंटल, तो सीधा यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी लाइज करता है वो है रेपेटी, ठीक है। इसके बाद देखिए गुटेनबर्ग, अगर मेजर पूछ लें, ठीक है, मेंटल एंड क्रस्ट के बीच में कौन सा है तो ये हो जाएगा गुटेनबर्ग। अगर इस तरीके से पूछ ले कि लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में कौन सा है तभी यहाँ पर आंसर होगा गुटेनबर्ग। तो दो तरीके से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक डिसकंटिन्यूटी बचा है वो है लेमन, ठीक है। लेमन डिसकंटिन्यूटी देखिए
आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, लेहम एंड डिसकॉन्टिन्यूटी। और ये एक चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्रस्ट वाला जो रीजन है उसे लिथोस्फीयर बोला जाता है, आपको पता है। आपका जो मेंटल वाला रीजन है, ठीक है, उसे बोला जाता है मेसोस्फीयर, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक मेसोस्फीयर वाला नहीं है, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ की है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मेसोस्फीयर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कौन सी रीजन को मेसोस्फीयर बोला जाता है, तो आप कह सकते हैं ये मेंटल रीजन को, ठीक है। देन देखिए कोर रीजन को क्या बोला जाता है, बैरोस्फीयर, ठीक है, बैरोस्फीयर। तो बैरोस्फीयर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन जो है ये मेसोस्फीयर में ही होता है लोगों को, क्योंकि मेसोस्फीयर क्लाइमेटिक जो आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एंड लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो वहाँ पर आप लोग पढ़ा होंगे, जैसे कि टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, देन इसके बाद मेसोस्फीयर, देन आपका थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ये सब पढ़े हैं। तो वहाँ पर मेसोस्फीयर पढ़े हैं, लेकिन इंटीरियर ऑफ द अर्थ में बेसिकली यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, यानी कॉपी में किताबों में इतना फोकस नहीं करते हैं इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। इसको पायरोनोस्फीयर भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मेसोस्फीयर ज़्यादा किताबों में लिखा जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर देखिए दोस्तों, अगर किसी को यहाँ पर समझने में दिक्कत हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए लिस्ट यहाँ पर पूरा तरीके से बना हुआ है। देखिए कॉन्ड्रा डिस्कॉन्टिन्यूटी किसके बीच में है, अपर एंड लोअर क्रस्ट, मोरोबेसिक देखिए किसके बीच में है, देन रिपीट, यहाँ पर पूरे अच्छे से लिखा गया है, आप लोग जरूर कॉपी में लिख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देन देखिए यहाँ पर मोरोबेसिक डिस्कॉन्टिन्यूटी पूछा गया है, मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन। तो मोरोबेसिक मैंने आपको बताया, मोरोबेसिक जो है आपका क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में होता है। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में कौन सा है, ठीक है, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ओके, अपर मेंटल कौन सी लिए यहाँ पर डिस्कॉन्टिन्यूटी है, ये आपका मोरोबेसिक। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड ओशियनिक क्रस्ट, ये नहीं होगा, या स्टेनोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ये भी नहीं होगा, क्रस्ट एंड द अपर मेंटल, ओके, ये तो सही है। यहाँ पर देखिए कोर एंड द अपर मेंटल, ये नहीं होगा, कोर के बीच में नहीं है, ये क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए लोअर क्रस्ट भी नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट क्रस्ट पूछा गया है, ठीक है, पूरा रीजन ले लिया गया है, ठीक है। लेकिन मेंटल का देखिए अपर पोर्शन पूछा गया है, अपर मेंटल, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर लिस्ट आप लोगों के सामने आ गया। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्ड्राड डिसकॉन्टिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन। तो कॉन्ड्राड डिसकॉन्टिन्यूटी मैंने आपको बताया कि आपका जो है अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में होता है, ठीक है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, इसके बीच में जो है जो रीजन आता है, डिसकॉन्टिन्यूटी आता है, वो है कॉन्ड्राड, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ऑप्शंस देखिए पहले, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर, देन देखिए सीएल एंड साइमा है, और सीमा एंड निफे हैं। तो सीमा और निफे दोस्तों, यहाँ पर निफे तो कोर रीजन में जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को एडवांस्ड कॉम्पोजिशन जरूर पता होना चाहिए डिफरेंट लेयर का, जैसे क्रस्ट का क्या कॉम्पोजिशन है, ठीक है, क्रस्ट रीजन का। देन मेंटल का कॉम्पोजिशन क्या है, मैंने कॉम्पोजिशन फर्स्ट स्लाइड में ही दिखाया था, ठीक है। देन आपका जो है कोर में कौन सी आपका ये है, ठीक है, एलिमेंट्स है। तो कोर में आ जाएगा आपका निफे, ठीक है, निफे यानी निकल एंड आयरन। मेंटल में क्या आएगा, मेंटल में बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे क्रोफोसीमा है, निफेसीमा, क्रोमियम, निकल, आयरन, ये सब चीज़ आता है, ठीक है। क्रस्ट में आता है, यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 प्रकार का होता है, एक सीएल, ठीक है, सीएल, और एक साइमा होता है, ठीक है, क्रस्ट में। तो इसी देखिए ऑप्शंस पूछा गया है, देखिए सीएल एंड साइमा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। और सीएल जो है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कॉम्पोजिशन है, ठीक है, सीएल होता है इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। एंड आपका जो ओशियानिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, सॉरी ओशियानिक क्रस्ट है जो, ठीक है, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है दोस्तों सीमा, यानी सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों ये कॉन्ड्राड डिसकॉन्टिन्यूटी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
एट फर्स्ट। ये रहा आपका कॉन्ट्रास्ट डिसकॉन्टिन्यूटी। यहाँ पर हम लोग पढ़ा कि अपर एंड लोअर क्रस्ट। तो यहाँ पर देखिए सी यहाँ पर ऊपर दिया गया है, यानी यहाँ पर साइमा है, और यहाँ पर देखिए क्रस्ट रीजन यानी नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर दोस्तों सीएल यानी सिलिका एंड एल्यूमिनियम अवेलेबल है, और यहाँ पर ओशियंस, यहाँ पर यानी सी जो लिखा है वहाँ पर है आपका साइमा। तो इन दोनों बीच की अंदर दोस्तों, दोनों बीच में कॉन्ट्रास्ट दोस्तों डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था, देखिए यहाँ पर ये रहा आपका कॉन्ट्रास्ट डिसकंटिन्यूटी अपर एंड लोअर क्रस्ट, प्लस आपको मैंने यहाँ पर दिखाया कि कॉम्पोजिशन कौन सा है। ठीक है, क्रस्ट रीजन का। तो वोस्केनिक क्रस्ट का है आपका सिलिका एंड मैग्नीशियम, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का सिलिका एंड एल्यूमिनियम, याद रखिएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोरोबेसिक हो गया, कॉन्ट्रास्ट भी हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल अपॉन व्हिच द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट्स इज नोन एज। तो अर्थ क्रस्ट दोस्तों फ्लोट करता है अपर मेंटल के ऊपर, अपर मेंटल रीजन के ऊपर। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, या कौन सी स्फीयर के ऊपर दोस्तों फ्लोट करता है बेसिकली। यहाँ पर ऑप्शंस देख के आप लोगों को क्वेश्चंस पता लग जाएगा। देखिए हाइड्रोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड एस्ट्रोनोस्फीयर एंड बेरोस्फीयर पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपर मेंटल के ऊपर फ्लोट करता है अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट यहाँ पर फ्लोट करता है इस रीजन में। तो इस रीजन को बेसिकली क्या बोला जाता है, बेसिकली यही पूछा गया है। देखिए हाइड्रोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एस्ट्रोनोस्फीयर एंड बेरोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर तो नहीं होगा क्योंकि ये आपका वाटर रिलेटेड, ठीक है, कुछ अलग चीज़ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर देखिए मेसोस्फीयर, तो मेसोस्फीयर दोस्तों आपको पता होगा ये मेंटल रीजन में है, लेकिन ये आपका इसके ऊपर दोस्तों अर्थ क्रस्ट फ्लोट नहीं करता है। ठीक है, ये देखिए एस्ट्रोनोस्फीयर, तो एस्ट्रोनोस्फीयर दोस्तों इसके ऊपर ही जो है अर्थ क्रस्ट फ्लोट करता है, और प्लस आपका जो प्लेट वगैरह होता है, ठीक है, ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल जो टेक्टोनिक प्लेट होता है, ये जो मूव करता है दोस्तों इस रीजन में, एस्ट्रोनोस्फीयर में मूव करता है। क्योंकि ये जो रीजन है, एस्ट्रोनोस्फीयर जो रीजन है दोस्तों, ये बहुत ही हाईली क्या होता है, विस्कस रीजन होता है, डक्टाइल रीजन होता है, मैकेनिकली वीक भी होता है ये। ठीक है, विस्कस, डक्टाइल, ये सब चीज़ें जो है टर्म याद रखिएगा। तो इसीलिए दोस्तों एस्ट्रोनोस्फीयर हो जाएगा, और ये एस्ट्रोनोस्फीयर जो है अपर मेंटल रीजन में ही प्रेजेंट है। ठीक है, अपर मेंटल रीजन में। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्लस देखिए बेरोस्फीयर, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बेरोस्फीयर के बारे में बताया कि ये जो रीजन है आपका कोर वाला रीजन को बेरोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एस्ट्रोनोस्फीयर की लोकेशन दिया गया है। ये आपका ऊपर वाला हिस्सा जो क्रस्ट है, देन क्रस्ट के बाद आपका हो जाएगा मेंटल। तो मेंटल में देखिए अपर मेंटल ये रहा अपर मेंटल। तो यहाँ पर देखिए एस्ट्रोनोस्फीयर है। ठीक है, और आपका नीचे जो है मेसोस्फीयर, ये आपका लोअर मेंटल रीजन में आता है। ठीक है, या मेंटल भी कह सकते हैं इन द मेजर टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर और भी अच्छे से दिया गया है एस्ट्रोनोस्फीयर को। देखिए अपर मेंटल रीजन में आपका एस्ट्रोनोस्फीयर दिखाई दे रहा है, ये अपर मोस्ट मेंटल है, और ये अपर मेंटल का ही पार्ट है एस्ट्रोनोस्फीयर। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है एस्ट्रोनोस्फीयर कौन सी लेयर में आपका लोकेटेड है और क्या है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, आप लोग एक बार ज़रूर रीड कर लिए। ठीक है, एक्सटेंशन भी दिया गया है, कितना तक जो है एक्सटेंडेड है। देखिए 100 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक बिलो द अर्थ सरफेस एक्सटेंडेड है, और ये विस्कस वीक एंड डक्टाइल रीजन ऑफ द अपर मेंटल ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये रहा आपका एस्ट्रोनोस्फीयर यहाँ पर लोकेटेड। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। और मेसोस्फीयर रीजन भी देख लीजिए, ये रहा आपका मेसोस्फीयर रीजन, ये मेंटल रीजन को ही मेसोस्फीयर बोला जाता है, और बेरोस्फीयर जो है कोर वाला रीजन को बोला जाता है। ठीक है, और डिसकंटिन्यूटी भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है हर साल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पर मेसोस्फीयर के बारे में भी दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। सो देखिए व्हाट आर द एविडेंसेस इन फेवर ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एविडेंसेस पूछा गया है।
ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से हर साल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। सो यहाँ पर देखिए जिग्स ऑफ फीट दिया गया है, ट्रांसकरेंट फॉल्स, देन फॉसिल्स इन डिफरेंट एरियाज एंड कॉन्वेक्शन इन मेंटल। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट देख पा रहे होंगे आप लोग कि जिग्स ऑफ फीट जो है और आपका जिग्स ऑफ फीट एंड फॉसिल्स इन डिफरेंट एरियाज, ये आ जाएगा आपका एविडेंसेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। तो आप लोग एक बार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक बार जरूर देखें, ठीक है। इसका एजम्पशन क्या था, इसका फोर्सेस क्या है, ठीक है, कौन सी ईयर में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आया था, ठीक है, और इस थ्योरी का एम क्या है, ठीक है, एविडेंसेस क्या है, ये सब चीज़ों से जो सो ये सब मतलब एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एविडेंसेस वगैरह पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। ये इन्होंने देखिए अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 सन में दोस्तों ये प्रपोज किया था थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी दोस्तों ये डील्स करता है, देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स को लेके, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ये समझ में, ये थोड़ा याद रखिएगा, ओशियंस फ्लोर वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स मेजर पार्ट जो होता है, ठीक है। देन देखिए एम क्या था इस थ्योरी का, तो एम वाज टू एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो क्लाइमेटिक हिस्ट्री क्या हुआ था, ठीक है, बेसिकली वही यहाँ पर एक्सप्लेन करता है ये थ्योरी, ठीक है। और देखिए अकॉर्डिंग टू वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ऑल कॉन्टिनेंट्स वेर वन सिंगल कॉन्टिनेंटल मास सुपर कॉन्टिनेंट, इसको दोस्तों पेंजिया भी बोला जाता है, देखिए पेंजिया, एंड ए मेगा ओशियन सराउंडेड दिस सुपर कॉन्टिनेंट, द मेगा ओशियन इज नोन एज पैंथालसा। तो याद रखिएगा इन्होंने पेंजिया एंड पैंथालसा कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, देखिए क्या कहते हैं, वेगनर जी ने बताया था कि ये पूरा कॉन्टिनेंट दोस्तों, हर जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, एक साथ इकट्ठा होके एक सुपर जायंट आपका कॉन्टिनेंटल मास था, ठीक है। उस मास को बोला जाता है, उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को पेंजिया उन्होंने बताया, ठीक है। और इन्होंने एक चीज़ और बताया कि ये सराउंडिंग में जो आपका सुपर आपका ये है ओशियन से, उसे उन्होंने नाम दिया पैंथालसा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों पेंजिया दोस्तों 200 टू लेकर 300 मिलियन ईयर्स के बीच में ये आपका टूट गया डिफरेंट स्मॉलर फ्रैगमेंट्स से, ठीक है। मेजर जो फ्रैगमेंट्स इन्होंने बताया कि लॉरेसिया एंड गोंडवाना, ये दोनों चीज़ें इन्होंने बताया। और फिर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में कॉन्टिनेंट्स वगैरह सेपरेट हुए, और एट प्रेजेंट देखिए अर्थ इस तरीके से दिखता है, लेकिन पहले क्या था, ये पेंजिया रूप में था, ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स की टाइम। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आया है। अब देख लीजिए दोस्तों फोर्सेस कौन सी रिस्पॉन्सिबल है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। देखिए इन्होंने दो प्रकार फोर्सेस दिखाए, एक ग्रेविटेशनल और एक टाइडल। तो देखिए कौन सी फोर्स में कौन सी डायरेक्शन में आपका फ्लोट करता है कॉन्टिनेंट्स वगैरह। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर, और भी पोल फिलिंग फोर्स एंड बायोलेंसी फोर्स, ये तीनों फोर्स, ठीक है, इसको मेजरली जो बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, लेकिन इसके साथ पोल फिलिंग फोर्स एंड बायोलेंसी फोर्स, ये दोनों चीज़ भी आता है, जो कि अट्रैक्ट करते हैं कंटिनेंट्स को नॉर्थवर्ड मूवमेंट के लिए। नॉर्थवर्ड मूवमेंट यानी कि टुवर्ड्स द इक्वेटर, ठीक है, टुवर्ड्स द इक्वेटर मूवमेंट, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और इसके साथ आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह आता है जो पोलर फ्लिंग फोर्सेस के साथ एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और ये आपका एक फोर्सेस और भी है टाइडल फोर्स, याद रखिएगा ये वेस्ट वार्ड मूवमेंट होता है कॉन्टिनेंट्स का, ठीक है, वेस्ट वार्ड मूवमेंट, ठीक है। और एविडेंसेस इन्होंने जो दिखाया, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपने, इसी क्वेश्चन में आपने देखा कि एविडेंसेस वगैरह पूछा था। तो देखिए जिग्स ऑफ फीट, तो जिग्स ऑफ फीट देखिए दो कॉन्टिनेंट्स को अगर जोड़ें, ठीक है, एज बराबर देखिए अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका को यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर बराबर खांच बराबर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को इन्होंने जिग्स ऑफ फीट ऑफ कॉन्टिनेंट्स बोला है कि यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से मैच हो रहा है, ठीक है।
दोनों कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से मैच हो रहा है, इसी को इन्होंने जिक्सॉ फीड बोला है। देन देखिए और भी डिफरेंट आपका एविडेंसेस था, देखिए स्ट्रक्चरल एंड स्ट्राग्राफिक एविडेंसेस रॉक्स वगैरह, देन फॉसिल्स एविडेंसेस, प्लेसर डिपॉजिट एविडेंसेस, देन आपका कोल्ड डिपॉजिट एविडेंस भी इन्हें दिखाया था, देन प्लेओक्लाइमेटिक एविडेंसेस। दोस्तों देखिए यहाँ पर इन्होंने और भी चीज़ें बताया, डिफरेंट एविडेंसेस आपने जो देखा फॉसिल्स वगैरह, फॉसिल्स एंड रॉक्स का जो रेफरेंसेस एविडेंसेस दिखाया था इन द फेवर ऑफ द सपोर्टिंग द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो यहाँ पर भी एक सपोर्टिंग एविडेंसेस यहाँ पर देख सकते हैं। जो साउथ अफ्रीका, यहाँ पर देखिए साउथ अमेरिका की यहाँ पर जो रीजन है यानी पेरू चिली जो रीजन है, यहाँ पर जो आपका रेप्टाइल्स मिलता है, फॉसिल्स रिमेनिंग ऑफ द डिफरेंट रेप्टाइल्स, देखिए यहाँ पर काइनोग्नेथस जो ये जो आपका फॉसिल्स यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर पेरू रीजन में जो मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए अफ्रीका की इस रीजन में भी वही चीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए जो कंक्लूजन निकाला गया कि पिछले ज़माने में यानी एंशियंट टाइम में कॉन्टिनेंट्स वगैरह जो एक साथ अटैच था, देखिए यहाँ पर साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका दोनों एक साथ अटैच है, देन अंटार्कटिका भी अटैच है, देन इंडिया भी अटैच है, ऑस्ट्रेलिया भी अटैच है, ठीक है। जो अटैच एक साथ जो अटैच था उसे पेंजिया बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्लोसप्टेरिस, ये क्वेश्चन में पूछा कि यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो देखिए ग्लोसप्टेरिस देखिए यहाँ से लेके दोस्तों साउथ अमेरिका की इस रीजन से लेके देन अफ्रीका होते हुए मोजाम्बिक, देन यहाँ पर इंडिया की जो साउदर्न पोर्शन है यहाँ पर, देन यहाँ पर देखिए अंटार्कटिका, देन ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये जो फॉसिल्स हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, ठीक है, देन इंडिया में भी मिल रहा है, अंटार्कटिका में मिल रहा है, अफ्रीका में भी सेम चीज़ें मिल रहा है, ठीक है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह है एक साथ अटैच था, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है इन द टर्म्स ऑफ या इन द फेवर ऑफ कह सकते हैं, इन द फेवर ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया है कि एविडेंसेस कौन सा है, जिक्सॉ फीड एंड फॉसिल्स इन डिफरेंट एरियाज़। तो डिफरेंट एरियाज़ में फॉसिल्स सेम है, ठीक है। यहाँ पर जो मिल रहा है अफ्रीका में भी मिल रहा है, यहाँ पर जो मिल रहा है इंडिया में भी मिल रहा है। तो इसमें अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये एक साथ सब कुछ जो है अटैच था, ठीक है, कनेक्टेड था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से ही ये भी है। तो देखिए क्या पूछा गया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अच्छा, ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर वाज पोस्टुलेटेड मेनली टू एक्सप्लेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कौन सी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पोस्टुलेट हुआ था। देखिए आइस एज एंड ग्लासियल मूवमेंट, तो ये आइस एज एंड ग्लासियल मूवमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। देखिए जियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल सिमिलरिटीज ऑफ द कोस्ट एंड ग्लासिएशन, ये सही है। जियोलॉजिकल सिमिलरिटीज तो अभी देखा हम लोग, जिक्सॉ फीड और डिफरेंट आपका फॉसिल्स भी देखा जो सिमिलर है, ठीक है। देन देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड ओशियन फ्लोर्स, तो ये लैंड फॉर्म्स एंड ओशियन फ्लोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ये बेसिकली ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स को ऐसे ये करता है, ठीक है, एक्सप्लेन करता है, बट नॉट द ओशियंस फ्लोर्स एंड डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, ओके, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स इन द वर्ल्ड, तो हाँ ये सही है, मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स को दोस्तों ये एक्सप्लेन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। बी एंड डी देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में अवेलेबल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये भी आपका वैगनर से ही, वैगनर वाला जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उससे ही यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया उसमें ही। तो देखिए क्या है एक्चुअली, which among the following is one of the forces responsible for continental drift according to Wegener। तो यहाँ पर देखिए फोर्सेस के बारे में पूछ लिया, ठीक है। जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए, यानी कॉन्टिनेंट्स जो ड्रिफ्ट यानी अट्रैक्ट होके मूव कर रहा था, ठीक है। कौन सी फोर्सेस में आपको बताया, एक था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, मेजर जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक आपका फोर्स है टाइडल फोर्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पर पोल फिलिंग फोर्स एंड आपका बायोन्सी फोर्स भी आता है, लेकिन मेजर जो है आपका ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल याद रखिएगा, एंड सेकेंड आपका टाइडल फोर्स। तो यहाँ पर देखिए
कॉन्वेंशनल कॉन्वेक्शन करेंट्स है, टेंशनल फोर्स है एंड कॉम्प्रेसियोनल फोर्स, ये तीनों नहीं होगा क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, टाइडल फोर्स था एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइडल फोर्स। ठीक है, आप लोग जरूर ये फोर्सेस का नाम याद रखिएगा कि कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल था फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिप, यानी कॉन्टिनेंटल जो ड्रिप हुआ यानी जो मूवमेंट हुआ कॉन्टिनेंट्स का धीरे धीरे। ठीक है, तो कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल था याद रखिए, एक था आपका ग्रेविटेशनल, एक और दूसरा था आपका टाइडल फोर्सेस। ठीक है, याद रखिएगा, एक की ग्रेविटेशनल फोर्सेस वजह से इक्वेटर वर्ड जो है मूवमेंट हुआ यानी नॉर्थवर्ड मूवमेंट, और आपका जो टाइडल फोर्सेस था वो है वेस्टवर्ड मूवमेंट। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। और कॉन्टिनेंटल ड्रिप यहाँ पर मैंने जो दिखाया, ठीक है, किसने प्रपोज किया था, अल्फ्रेड वेगनर, कितने ईयर में, देन इसके बाद कौन सी चीज़ को यहाँ पर डील्स करता है ये थ्योरी, देन कौन सी चीज़ को दोस्तों एक्सप्लेन करता है, देन आपका क्या कहते हैं लॉरेसिया क्या है, गोंडवाना क्या है, पेंजिया क्या है, कब टूटा पेंजिया, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको अच्छे से कॉपी में लिख लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हर साल एक ना दो क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अगर पसंद आया यानी लेक्चर अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जाते जाते मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें क्योंकि वहाँ पर PDF वगैरह, इस लेक्चर का PDF प्लस आपको मॉक टेस्ट का भी लिंक अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ से आप लोग जरूर अटेम्प्ट करें, पार्टिसिपेट करें इन डिफरेंट मॉक टेस्ट व्हिच आर अवेलेबल इन आवर वेबसाइट। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।